हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर। चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से। पहला प्रश्न है, मानव और लंगूर तथा बांदरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास बांदरों से हुआ है। क व्यवहार और ख शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। मानव और लंगूर तथा बानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास बानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला है व्यवहार के स्तर पर। बानर यानी एप होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इसमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क यानी सर होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाया थे, यानी चार पैरों पर चलते थे, चार पैरों के बल पर चलते थे। उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दो पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैर पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी, जिससे वे हथियार बनाकर उसका प्रयोग कर सकते थे। शरीर रचना के स्तर पर मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आदि रूप यानी पहले के जो रूप है, जो मानव के आदि रूप में बानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क जो सर है वो अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता। वे सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वह अधिकांश समय अपना पेड़ों पर गुजारा करते थे। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद है, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उप समूह के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक स्तर पर समानताएं, दोनों ही प्राइमेट उप समूह के जीव हैं। मानव, बानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं में यानी नारियों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भी भिन्न होती है। और व्यवहारिक स्तर पर समानताएं हैं। मानव और बानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मानव और बानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मानव व बानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर, इसमें पहला अंतर है, मानव अपने पैर पर ज्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि बानर ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का जो मस्तिष्क है वो बड़ा होता है, जबकि बानरों का जबड़ा काफी लंबा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज्यादा होती है, जबकि बानरों में मनुष्य के अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। मानव दो पैरों पर चलता है, जबकि बानर चार पैरों से चलता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्त स्पष्टीकरण देता है? उत्तर इस तरह से होगा, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? आज भी इसकी खोज करना जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु दो मत उभरकर सामने आए हैं। एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग रफ्तार से हुआ है। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के अलग अलग स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी।
वहां से धीरे धीरे संसार के यानी दुनिया के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवांश जो इथियोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं, इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधारा निम्नलिखित है। मानव के सभी पुराने रूप चाहे वो कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। तीसरा है, विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्यों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले इरेक्ट्स व होमो हाइडलबर्गिस समुदायों में पाए जाने वाले अंतर आज भी विद्यमान हैं। पाठ का तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वाधिक मिलते हैं? क संग्रहक, ख औजार बनाना और ग आग का प्रयोग। उत्तर इस तरह से होगा, संग्रहक आग का प्रयोग व औजार बनाने में से सबसे ज्यादा औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेखों में मिलता है। पत्थर के औजार बनाने व उनके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया व केन्या के शोध खोज स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपेथिक्स ने किया था। संग्रहण व आग के प्रयोग के उतने ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती और उसका इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात के प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजारों के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार से पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिससे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनी बन जाती है जिनसे हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी के नमूने नीचे दिए गए हैं। ओल्डुबई से मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मांडसा भी है जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया है। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है। इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित है। पूरा पाषाण काल, इस युग में पत्थर के औजार भद्दे, खुरदुरे व बिना किसी नक्काशी आदि के होते थे। इस काल के औजारों में कुठार, रुखनी, गड़ासे आदि प्रमुख है। जो मध्य पाषाण काल, इस युग के पत्थर के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किया जाने लगा था। लघु किस्म के औजारों को अस्म कहते हैं। इस युग के औजारों में भाले व तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। और तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के औजार बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए तथा नक्काशीदार होते थे। इस युग में हड्डियों व पत्थरों को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हाशिया इस युग का प्रमुख औजार है। पाठ का चौथा प्रश्न है, भाषा के प्रयोग से क शिकार करने और ख आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के विचार संप्रेषण के अन्य कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर इस तरह से होगा प्रश्न का,
हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है, जो बोलता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनियों प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं। उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप यानी हाथों को हिलाना या संचालन शामिल था। उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या शुरुआत आह्वान या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसे कि नर बानरों में प्राय देखा जाता है। उच्चरित भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन काम है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण वह बोलने में सक्षम हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का जो विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ, स्वर तंत्र के विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ और मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों से भाषा के विकसित होने में मदद मिली। भाषा और कला का संबंध घनिष्ठ है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 या 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचार अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं। फ्रांस में स्थित लैक्स कास और सोवो के गुफाओं में, उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। गौरों यानी जंगली बैल, घोघो पहाड़ी साकिन यानी बकरों, हिरनों, मेमथो, गैंडों, शेरों, भालुओं, चीतों, लकड़बग्घों व उल्लुओं के चित्र प्रमुख हैं। बच्चों, प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोना से जुड़ी हुई थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी एक ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त हो। विद्वानों की यह मान्यता है कि ये गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी, जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। ऐसा भी लगता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते रहे हों या शिकार की तकनीक पर चर्चा करते हों और ये चित्रकारियां आगामी पीढ़ियों के लिए नई तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हो। अतः कहा जा सकता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले, खाद्य सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं। मुआवजा समूह सबसे प्रमुख है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के आसपास बनाना शुरू कर दिया। शुरू में मनुष्य लकड़ी व पत्तियों आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची व पक्की ईंटों का भी प्रयोग कर घर बनाने लगा। प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए हैं। अस्थायी निवास स्थान बनाना मानव की महान उपलब्धियों में से एक है। यह सब भाषा के विकास के बिना असंभव था, किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। शुरू में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, लेकिन ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्प पहलू है। पाठ का 5वां प्रश्न है, अध्याय के अंत में दिए गए काल अनुक्रम में से किन्हीं 2 घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इसका क्या महत्व है। काल अनुक्रम में से 2 घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल यथार्थ दक्षिणी और यूनानी भाषा के फिथिक्स यानी बानर से मिलकर हुई है। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स प्रारंभिक रूप में बानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। इसका समय 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रेलोपैथिक्स कहा जाता है।
ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे। वह पत्थर के औजारों का प्रयोग पशु जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगली कीड़े मकोड़े भी खाते थे। दूसरा है होमो। होमो शब्द लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ है मानव। होमो के अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों आते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो की अनेक प्रजातियों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क है होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाला मानव जो औजार बना सकता है। होमो इरेक्ट्स, सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। और ग है होमो सेपियंस, चिंतनशील, ज्ञानी और आधुनिक मानव। होमो हैबिलिस के जीवांश इथियोपिया में होमो और तंजानिया में ओल्डुबई गार्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्ट्स के जीवांश अफ्रीका के कुबीफोरा तथा पश्चिम तुकुन तथा केनिया और जावा के मोड जोकोर्ता तथा संगरीन में पाए गए थे। होमो सेपियंस के, जो कि आधुनिक मानव कहलाता है, चिंतनशील है, ज्ञानी प्राणी है। होमो सेपियंस 1.9 लाख वर्ष से 1.6 लाख वर्ष पूर्व के हैं। काल अनुक्रम में दो ऐसी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है, जो इसमें पहला है दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें 3 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। कुछ रीतियों से पता चलता है कि नीअंडरथलैसिक मानव शव को दफनाते थे। इससे प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। नीअंडरथलैसिस काल के कब्रिस्तान के स्थल पर की गई खोजों से ज्ञात होता है कि वे मृतक के शरीर को रंगों से सजाते थे। वे शायद धार्मिक कारणों या सुंदरता के लिए ऐसा करते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो मनुष्य के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। नीअंडरथल मानवों का लोप। नीअंडरथल मनुष्य लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन 35,000 वर्ष पूर्व वे अचानक लुप्त हो गए। नीअंडरथल मानव के लुप्त होने के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। उनकी विचारधाराएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है क नीअंडरथल मानव होमो सैपियंस द्वारा मार दिए गए। ख है नीअंडरथल मानव ने दूसरे समूहों से विवाह कर लिए और उनकी जाति की अलग पहचान समाप्त हो गई। यह सभी सिद्धांतिक यानी काल्पनिक है। कोई भी विद्वान निश्चय से यह नहीं कह सकता कि यह जाति कब और क्यों समाप्त हुई।